नमस्कार, बिस्तक में आपका स्वागत है। एक नए वीडियो, एक नए मुद्दे के साथ मैं फिर जुड़ा हूँ इंडिया टुडे हिंदी के संपादक अंशुमान जी के साथ। और आज के इस वीडियो में चर्चा आर्थिक गतिविधियों को दोबारा कैसे रफ्तार दी जाए इस पर। कोरोना के कहर से जितनी भी व्यापारिक आर्थिक गतिविधियां हैं, सामाजिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हैं। दोबारा मांग लौटे, दोबारा सारे व्यापार अपनी रफ्तार पकड़ें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सरकार उनको सहारा दे। ये मानना है व्यापारिक जगत का। तमाम अलग अलग क्षेत्रों ने सरकार के सामने अपनी बैलेंस शीट रखी है, बोला है कि इतना राहत पैकेज हमको चाहिए। क्या सरकार इस स्थिति में है राहत पैकेज दे? किन सेक्टर्स पे इसका सबसे ज़्यादा असर है? कहाँ वाकई ज़रूरत है सहारे की? आज इन्हीं सब पर चर्चा। सर, नुकसान के आकलन तमाम एजेंसियों से आ चुके हैं। तमाम अलग अलग एजेंसियों ने यह माना है कि किन सेक्टर्स पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा, किन पर कम पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि अगर राहत पैकेज, पहली बात तो सरकार देने की स्थिति में कितना है, मेरा पहला सवाल। और दूसरा, अगर देने की शुरुआत की जाए तो थोड़ा देकर ज़्यादा असर हो तो उनमें कौन से सेक्टर सबसे पहले पकड़े जाएँ? पहली सबसे बड़ी चीज़ है कि भारत की जो कोविड से होने वाली आर्थिक नुकसान की रणनीति है वो पूरी दुनिया से फ़र्क है और सुस्त है और धीमी है। और जैसे दुनिया के कुछ देश कोविड से स्वास्थ्य संबंधी तैयारियां करने में पिछड़ गए, भारत आर्थिक समस्याओं से, आर्थिक चुनौतियों से निपटने में भी पिछड़ रहा है। पहली चीज़ सबसे बड़ी है कि सरकार के पास अधिकृत रूप से नुकसान का भी कोई आकलन नहीं, और अगर है तो उसे सार्वजनिक रूप से देश को बताया नहीं गया। रिजर्व बैंक ने अपनी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये नहीं बताया कि भारत की आर्थिक विकास दर पर कितना असर पड़ेगा, जबकि जो इंडिपेंडेंट, जो स्वतंत्र आकलन है वो मान रहे हैं कि 10 से 20 लाख करोड़ रुपए का नुकसान तो अकेले 40 दिन के लॉकडाउन से हो जाएगा, और भारत की आर्थिक विकास दर 0% से लेकर 1.2% के बीच आसपास रहेगी। 0% ग्रोथ रेट हो जाना भारत जैसे देश के लिए, जहां पर 30 से 40 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं, 50 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं, मध्य वर्ग कर्ज में दबा हुआ है, हम ये कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं कि उसका कितना बड़ा असर होने वाला है। तो यदि इस पूरे नुकसान को क्वांटिफाई किया जा सके, नापा जा सके, तो सरकार किसी भी परिस्थिति में इसे बेल आउट करने के लिए की स्थिति में नहीं है। तो इतनी उम्मीदें जोड़ने से कोई लाभ नहीं है कि सरकार एक बड़ा पैकेज ला सकेगी। दुनिया के देशों के पैकेज उनकी जीडीपी के अनुपात में 10% तक पहुंच चुके हैं, 12% तक पहुंच चुके हैं। चाहे वो आप अमेरिका या ब्रिटेन को देख लीजिए, या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, जापान, इन देशों को देख लीजिए, तो उन्होंने बड़े पैमाने पर अपनी अर्थव्यवस्था को पंप प्राइम करने के लिए स्वास्थ्य संबंधी लड़ाई के साथ पैरेलल ही इकोनॉमी में पैसा डालना शुरू किया। भारत काफ़ी पीछे खड़ा है। छोटे छोटे 2 पैकेज आए हैं। एक पैकेज में अधिकांश बजट में जो पहले आगे किया जाने वाला खर्च था उसको प्रीपोन कर दिया गया है, और दूसरी कोशिशें मौजूदा स्कीमों को जल्दी उनका पैसा बांटने की है। सबसे बड़ा झटका जिन क्षेत्रों को लगा है, उन क्षेत्रों को सबसे बड़े बेल आउट चाहिए, जैसे एविएशन है, जैसे रियल एस्टेट है, जैसे होटल है, जैसे स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है। अभी कल अमेरिका की सीनेट ने $484 बिलियन का पैकेज अप्रूव किया है सिर्फ छोटे उद्योगों के लिए अमेरिका में। हमारे पास भारत के पास वो उतना विकल्प भी नहीं है और उतनी व्यवस्था भी नहीं है जिससे कि हम उसे बेल आउट कर सकें। सरकार ने अभी तक ये संकेत नहीं दिया कि वो बेल आउट पैकेज इंडस्ट्री के लिए क्या बेल आउट पैकेज लेकर आएगी, लेकिन लगातार हम सुन रहे हैं कि कुछ चर्चाएं चल रही हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो भी सरकार की तरफ से मदद आएगी वो फिस्कल साइड से, टैक्सेशन साइड से ज़्यादा होगी। बैंकिंग साइड से जो मदद कराने की कोशिश है वो कराई जा रही है। रिजर्व बैंक 2 बार पैसा छोड़ चुका है, लेकिन जब बाजार में मांग ही नहीं है तो लोग कर्ज नहीं ले रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप से सरकार बजट से कोई बहुत बड़ी राहत किसी उद्योग को दे पाएगी इस पर मुझे शक लगता है, क्योंकि एक उद्योग को बेल आउट करना बहुत मुश्किल काम है। और ये बेल आउट जैसे ही शुरू हुए, मान लीजिए एविएशन को बेल आउट किया गया, तो कल होटल इंडस्ट्री आपके सामने खड़ी है। जब आप होटल इंडस्ट्री को बेल आउट करेंगे तो जेम्स ज्वेलरी आपके सामने खड़ा हुआ है। तो भारत के पास इतने सीमित संसाधन हैं कि इन सारे डूबते उद्योगों को नए सिरे से खड़ा करने के लिए संसाधन शायद नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल, एक मोटा आंकड़ा आप ये भी समझ लीजिए कि केंद्र सरकार पर जब राज्यों की हिस्सेदारी बांट देते हैं, उसके पास जो टैक्स में बचता है करीब 16 लाख करोड़ रुपए के आसपास बचता है उनके खजाने में। अब अगर आप किसी सेक्टर को राहत पैकेज की मांग करते देखें और वो आंकड़ा आपको अगर कुछ ज़्यादा बड़ा लगे, 17 लाख करोड़, 18 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, तो आप ये समझ लीजिएगा कि सरकार के कुल खजाने में से कितना मांग रहे हैं और सरकार उसको देने में कितना समर्थ है। सर, अगला सवाल मेरा कि अगर सरकार समर्थ नहीं है, टैक्सेशन साइड से आपने कहा कि वो राहत दे दी जाएगी, तो सीधी सी बात है कि जितनी ज़रूरत है उतना नहीं मिलेगा। इसका इम्पैक्ट हम किस तरह देखेंगे?
हम जॉब्स पे देखेंगे, हम डिमांड पे देखेंगे, हम किस किस तरह से देखेंगे? देखिए, हम जब कोरोना की क्राइसिस में उतर रहे थे उससे पहले में गहरी मंदी में फंसे हुए थे। भारत की आर्थिक विकास दर 5% से नीचे चली गई थी, जो 2001 के बाद सबसे खराब स्थिति थी। इस दृष्टि से 1991 के बाद सबसे खराब स्थिति थी आर्थिक विकास दर की। सरकार को जो पैकेज वो मंदी से उबरने के लिए दे सकती थी वो पैकेज पहले ही दिए जा चुके थे। इससे कॉर्पोरेट सेक्टर में कॉर्पोरेट टैक्स कट किया गया, 1.5 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया। अब उसके बाद सरकार के पास वैसे भी बहुत ज़्यादा फायर पावर है, बहुत ज़्यादा विटामिन है, बहुत ज़्यादा संजीवनी बजट में नहीं बची थी। जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए कि राज्य सरकारें कह रही हैं कि उनको कोरोना से लड़ने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए दिए जाएं। 16 लाख करोड़ रुपए तो सरकार के पास कुल बचते हैं। 10 लाख करोड़ रुपए और राज्य सरकारों को कैसे दे देंगी? एक एक उद्योग का बेल आउट पैकेज 1000 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़ रुपए का होने वाला है। ये बड़ी दुविधा है और इसलिए जानते हुए देखते हुए टूटती उद्योग, कंपनियों को कर्मचारियों को निकालना, तनख्वाहों की कटौती के बाद भी आज हम लॉकडाउन के 40 दिन के करीब जा रहे हैं। सरकार के पास उद्योगों को उबारने का कोई समाधान नहीं है, कोई आइडिया नहीं और कुछ बोला भी नहीं गया है। इससे दो चीज़ें स्पष्ट होती हैं कि पहली चीज़ हमें मानकर चलना पड़ेगा कि आप अगर प्रत्यक्ष रूप से देखें तो हमारे यहाँ मंदी लंबी और गहरी चलेगी। अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन के देश तेज़ी से ऊपर जाएंगे क्योंकि उनकी इकोनॉमीज़ में लोगों के हाथ में भी पैसा रखा जा रहा है, कंपनियों के हाथ में भी पैसा रखा जा रहा है, कंपनियों की बैलेंस शीट में भी पैसा रखा जा रहा है और सरकार भी जितना खर्च कर सकती है वो खर्च कर रही है। तो ये 4 तरह से पैसा अर्थव्यवस्था में आ रहा है। लोगों के हाथ में डॉलर आ रहे हैं जिससे कि वो खर्च कर सकें, कंपनियों को सस्ता कर्ज मिल रहा है जिससे कि दोबारा उत्पादन शुरू कर सकें, सरकार डिमांड बढ़ाने के लिए अपने प्रोजेक्ट्स में पैसा डाल रही है जिससे कि डिमांड बढ़ सके। भारत में ये तीनों परिस्थितियाँ उपलब्ध नहीं हैं। उसका पहला असर होगा कि भारत की मंदी लंबी चलेगी, लंबी खींचेगी और जितनी लंबी खींचेगी उतना ज़्यादा नुकसान उद्योगों को होता रहेगा। और इसीलिए भारत के आर्थिक विकास दर के आकलन को एकदम तोड़कर 0% पर ले आया गया, जैसा कि नहीं हुआ। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो 5-5.5% से ग्रो कर रही हो, एक ही महीने की बंदी के बाद सारे आकलन अगर 0% पर आ जाते हैं तो उसके पीछे वजह यही है कि भारत के पास इस मंदी से निपटने से निकलने के रास्ते बहुत सीमित हैं। तो पहली चीज़ तो ये आगे चलेगी। दूसरी बड़ी चीज़ शुभम ये कि भारतीय इकोनॉमी का जो मिडिल है, जो बेस है, जो बीच के उद्योग हैं, उनके लिए ये तीसरा बड़ा डिसरप्शन है 5 साल में। उनको पहले तो नोटबंदी ने पूरी तरह डिसरप्ट किया, उसके बाद जीएसटी इन्होंने बड़े पैमाने पर डिसरप्ट किया और अब इस बंदी ने 40 दिन की बंदी ने उनको डिस्टर्ब किया। ये जो बड़ा क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज़्यादा रोजगार हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों को काम मिलता है, जहाँ से भारत की छोटी छोटी खपतें निकलना शुरू होती हैं, जहाँ से के लोग काम करके मोबाइल खरीदते हैं या मकान किराए पर लेते हैं, इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा तबाही और सबसे ज़्यादा बीमारी फैलने का खतरा है, जहां सीधे इंटरवेंशन की संभावना नहीं है। सरकार ये मानती है कि अगर वो सस्ता कर्ज दिलवा देगी तो शायद अर्थव्यवस्था बेहतर हो जाएगी, क्योंकि वही एक उपाय हमें अभी तक दिखाई दिया कि बैंकों से कहा गया कि आप कर्ज देना शुरू करिए। बैंकों को के लिए मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के तहत आरबीआई ने पैसा देना शुरू किया, पर भारत में क्रेडिट ऑफटेक की डिमांड 60 साल के न्यूनतम स्तर पर है। यानी कि उद्योग कर्ज लेने को तैयार ही नहीं है क्योंकि उनको भविष्य में कोई मांग नहीं दिखाई दे रही है। ये स्टिमुलस पैकेज आने में जितनी देर होगी, पहली चीज़ तो सरकार ये स्पष्ट करे कि अर्थव्यवस्था में कितना नुकसान है, और दूसरी चीज़ ये जो भी स्टिमुलस पैकेज, जो भी राहत पैकेज सरकार दे सकती है उसे देने में देरी ना करे, उसका इंतज़ार ना किया जाए, ताकि कम से कम उद्योग अपने लेवल पर ये समझ सकें कि सरकार की सीमाएं कितनी हैं और उसके बाद उन्हें अपने स्तर पर इससे रिकवर करने के लिए क्या करना है। जिन एजेंसियों ने भारत के 0%, 1% या 1.5% के आकलन दिए हैं, उन्होंने ही तमाम अन्य देशों को -6%, -7%, -5% के अनुमान दिए हैं। आपको क्या लगता है कि वो अनुमान फिर भारत से ज़्यादा खराब क्यों हैं, और अगर उनको उभरने में नहीं समय लगेगा या वो जल्दी उभर आएंगे तो फिर उनकी विकास दर हमसे खराब क्यों रहेगी? क्योंकि भारत की विकास दर का जो रेंज है वो बड़ा था। भारत की विकास दर 5 से 6% थी। बाकी जिन देशों की विकास दर है वो 1.5 से 2% है, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्थाओं का आकार बड़ा है। बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएँ एशिया की कॉन्ट्रैक्शन में चली जाएंगी, पर उन जिन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की हम बात कर रहे हैं, जो दुनिया की अर्थव्यवस्था जो दुनिया को खींचती हैं, चाहे वो चीन है। देखिए, चीन कॉन्ट्रैक्शन में गया, पर चीन में बड़े पैमाने पर रिकवरी शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि अगले 6 महीने में चीन की अर्थव्यवस्था उस स्थिति में तो कभी नहीं जाएगी कि 8-9% की ग्रोथ पर चली जाए, पर चीन की अर्थव्यवस्था रिकवर कर जाएगी। अमेरिका में 1 साल मंदी चलने के बाद रिकवरी हो सकेगी, क्योंकि उनके जो शॉक है वो सडन शॉक है। उनकी अर्थव्यवस्था का रिजिलियंस मजबूत है, उनकी अर्थव्यवस्था के अंदर ताकत मजबूत है और उनके पास संसाधन है। हमारी अर्थव्यवस्था में कमजोरियां पहले से मौजूद थी, हम पहले से ही एक स्ट्रक्चरल स्लोडाउन के भीतर चले गए थे।
अमेरिका की अर्थव्यवस्था का या ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था का माइनस हो जाना वहाँ के लिए उतना नुकसानदायक नहीं है जितना हमारी अर्थव्यवस्था का जीरो हो जाना, क्योंकि हम दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी गरीब आबादी का केंद्र हैं। हमारे पास किसी तरीके के रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं है, हमारे पास किसी तरह के एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शंस नहीं है। तो वहाँ की अमेरिका की आर्थिक विकास दर अगर मान लीजिए शून्य भी या माइनस भी हो जाती है, फिर भी वहाँ एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स अवेलेबल हैं लोगों के पास सर्वाइव करने के लिए। इन्फ्लेशन के रेट्स बहुत लो हैं, ज़िंदगी जीने की लागत बहुत कम है, 0.5% 1% की इन्फ्लेशन है। यूरोप में अभी भी इतने स्टिमुलस के बाद 2008 से यूरोप में स्टिमुलस चल रहे हैं, इन्फ्लेशन की रेट 1.5 से 2% बनी हुई है, ऊपर उससे जाती नहीं। हमारी अर्थव्यवस्था की जो जटिल चुनौतियां हैं कि ज़िंदगी जीने की लागत बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेशन वैसे भी एवरेज 5 से 5.5% सरकार के आंकड़ों में दिखती है, व्यवहारिक रूप से तो इन्फ्लेशन 7 से 8% है। आप जरा सी लॉकडाउन के बाद आटे और सब्जियों की कीमत जिस लेवल पर पहुंच जाती है वो हमें दिखाई देती है। हमारे पास सेविंग्स में के रिटर्न्स टूटे हुए हैं और हम एक बहुत बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट हम अपना बेकारी के बीच बैठे हुए हैं। इसलिए हमारा 0% होना पूरी दुनिया को भी ड्रैग करेगा, पूरी दुनिया की विकास दर को भी गिराएगा, सिर्फ हम ही को नहीं गिराएगा। तो उन अर्थव्यवस्थाओं में बाउंस बैक इसलिए होगा क्योंकि उनके पास प्रिंटिंग के लिए विकल्प मौजूद हैं, वो करेंसी प्रिंट कर सकते हैं, वो अपनी इकोनॉमीज़ को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सीमित विंडो मौजूद है। हमारी सरकारें ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकती है कि रिजर्व बैंक से कर्ज ले लें और उस कर्ज के जरिए इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, ये थे हमारे पास उपलब्ध साधन और सीमित संसाधनों में हमारी जो चुनौतियाँ वो कैसे पहाड़ जैसी हो सकती हैं उसकी एक झलक। आने वाले दिन और ज़्यादा कठिन हो सकते हैं, इस चर्चा से ये समझ आता है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, कल फिर जुड़ेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।